बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस करना है कूलम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही मौजूद है। इलेक्ट्रो दैट इज़ रिलेटेड टू द मीन्स चार्ज, statics means at rest. It means we study the charges which is at rest. Electrostatic is the branch of physics in which we study the charges at rest under the action of electrostatic force, under the action of electric force. ठीक है, हम charges को study करते हैं when these charges are at rest under the action of electrostatic force. ठीक है, तो electrostatics में हम charge को at rest पर study करेंगे। तो इस पर हमें डेफिनेशन ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि फिर चार्ज क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक किसी भी मैटर या स्मॉलेस्ट पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अट्रैक्शन की भी और रिपल्शन की भी। अट्रैक्ट एज वेल रिपेल। ठीक है, ये अट्रैक्ट कब करेंगे? जो सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मसलन पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव को एज वेल नेगेटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके बाद कूलम्स लॉ में इसके स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं वर्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम लॉ एक्चुअली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो कितनी होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो एक्सप्लेन करता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज किसे हम कहते हैं। ऐसा चार्ज जिसका साइज, लेट्स सपोज जैसे हमने यहां पर दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस में से अगर हम Q1 की बात करें तो वो चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाएगा जिसका साइज उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से कम होगा। मसलन यहां पर इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है? R है। तो ये जो चार्ज है इसका जो लीनियर डिस्टेंस है, मींस ऐसे समझ लें इसका जो डायमीटर बनेगा वो इस डिस्टेंस की निस्बत बहुत कम है, वेरी स्मॉल। तो फिर ये चार्ज क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या है? द साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल as compared to the distance between the other charge, that is known as a point charge. Okay students, अब कूलम्स जो है ये साइंटिस्ट के नाम से इस लॉ का नाम रखा गया। चार्ल्स कूलम साइंटिस्ट था, जो साइंटिस्ट था उसका नाम है चार्ल्स कूलम। इसने जो दो चार्जेस के दरमियान, जैसे हमने यहाँ पर स्टडी किया कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो तरह के, इनमें दो तरह की फोर्स भी एक्सर्ट होती है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्ट तब होगी जब अपोजिट चार्जेस होंगे, और ये जो फोर्स है ये कितनी फोर्स लगती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसको एक्सप्लेन किया था चार्ल्स कूलम ने।
सबसे पहले जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर किया वो कूलम ने किया था, ठीक है। और इसने 1784 में सबसे पहले जो फोर्स थी इसको मेजर किया। 1784 में चार्ल्स कूलम ने सबसे पहले फोर्स को मेजर किया और इसने ये कहा कि ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है, चाहे ये रिपल्सिव है चाहे ये अट्रैक्टिव है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दो तरह की क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। उसने कहा दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस। जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट के साथ। फिर उसने कहा यही फोर्स जो डिस्टेंस है इनके दरमियान उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा तो उसके स्क्वायर के रेलिवेंट उसकी जो फोर्स है उतनी ज़्यादा होती जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर उसका प्रोडक्ट कम हो तो फोर्स भी कम होगी। इन दोनों फैक्टर्स को, इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आपको पता है जैसे कि हम जो ही ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, where K is a proportionality constant which is also known as electrostatic constant, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस और द वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो फिर ये जो K है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको अगर हम डिफाइन करें परमिटिविटी को तो ये एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलो टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम दिस मीडियम। यानी किसी भी मीडियम में से या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक फोर्स, या कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें से पास कर सकती है, ये वो अलाउ करता है कि कितनी उसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स पास करे। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। यहाँ हम फ्री स्पेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास जो K की वैल्यू आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, वो आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर ये वैल्यू इसमें पुट करें, 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करें, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो K के यूनिट और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट जो है वो एक दूसरे के उल्ट हैं, रिवर्स हैं। ये आपने लाजमी जो है वो याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अब हम देखते हैं K की डिपेंडेंस क्या है, यानी ये K की जो वैल्यू है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक है मीडियम बिटवीन द चार्जेस और दूसरा है यूनिट्स सिस्टम। यानी कौन सा सिस्टम हम यूनिट्स में यूज़ कर रहे हैं, CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, MKS यूज़ कर रहे हैं, FPS यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने से जो K की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है। और मीडियम कौन सा, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो चेंज करने से K की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो
K की वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, ये डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम फोर्स। वेक्टर फॉर्म में अंडरस्टूड, ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्जेस के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम एक रिजल्ट भी एक्स करेंगे कौन सा और क्या रिजल्ट निकलता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं एक ख़ास डिस्टेंस पर, तो उस वक्त एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होता सिर्फ, बल्कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स है चाहे वो रिपल्शन की फोर्स है, वो दोनों चार्जेस लगाएंगे और सेम लगाएंगे। ये हम अभी इसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने दो फोर्सेस की डायरेक्शन एग्जर्ट की है। एक फोर्स जो Q1 के ऊपर लग रही है 2 की वजह से, और दूसरी फोर्स जो 2 के ऊपर लग रही है 1 की वजह से। ठीक है, अब ये जो दोनों फोर्सेस का अगर हम इक्वेशन लिखें जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया कूलम फोर्स, सो इफ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, साथ में वेक्टर फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर भी आएगा विच इज़ R12, और जो दूसरी फोर्स है 2 के ऊपर लग रही है 1 की वजह से। ठीक है, F21 वो आएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एंड R21 इन वेक्टर फॉर्म देयर इज अ यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, हमने पढ़ा कि फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब देखें ये दो फोर्सेस लग रही हैं, एक Q1 के ऊपर एक Q2 के ऊपर। दोनों फोर्सेस इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेंगी। मींस कि अगर आप कहें कि F21 है, ये प्रोपोर्शन है Q1 Q2 के, तो जो F12 है ये भी उन्हीं दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो R12 और R21 है, R12 और R21 ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और दोनों इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिए हैं, और यहाँ पर मैं साथ लगा रहा हूँ माइनस का साइन। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट the opposite direction, that shows opposite direction। ठीक है, देखें फोर्स एक राइट वर्ड है अगर, तो दूसरी लेफ्ट वर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर R12 की जगह हम लिख देंगे -R21। इस इक्वेशन में हम इसको कह लेते हैं 1 और इसे 2, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं above relation। now 1 is written as F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, और यहाँ पर आ जाएगा -R21 यूनिट वेक्टर। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, -1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, यहाँ पर बचेगा R21 यूनिट वेक्टर। अब ये जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 ये किसके इक्वल है? F21 के इक्वल है। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू -F21। ये जो रिलेशन है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए हम इन कूलम फोर्स को क्या कहते हैं? म्यूचुअल फोर्स कहते हैं, विच इज आल्सो अ म्यूचुअल फोर्स दैट इज also related to Newton थर्ड लॉ। जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो भी यही कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर ये नेगेटिव साइन भी जो है ये किसको शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है।
कूलम्स लॉ। ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ठीक है, जो इस एक चार्ज इस Q1 पर लग रही है, एक Q2 के ऊपर, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं लाइक एन इंसुलेटर, तो उसका कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया, जो ही हम उन दो चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेट करते हैं, इंसुलेटर मीडियम रखते हैं, तो वो जो फोर्स है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, मीन्स कि वो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस था उस वक्त ही फोर्स, और मीडियम रखने से जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। कितना कम होगी वो डिपेंड करता है इस फैक्टर के ऊपर, दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है, जैसे आपको टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस टेबल के अंदर डिफरेंट मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब मीडियम चेंज करने से जो फोर्स के ऊपर जो रिडक्शन हुई है, फोर्स कम हुई है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने एक मीडियम रखा है तो और फोर्स में जो कमी आएगी, और कोई और मीडियम रखेंगे तो फोर्स में कमी में चेंज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब कूलम फोर्स का फार्मूला अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये है एप्सिलॉन, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये फैक्टर आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर को कॉमन लें तो अंदर ये जो बचता है ये वही फोर्स का फार्मूला है जो वैक्यूम के लिए है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि मीडियम रखने से जो फोर्स है एफ मीडियम वो कम हो जाती है वैक्यूम की निस्बत। कितनी कम होती है वो एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। परमिटिविटी का हमने पहले भी डिफाइन किया कि इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलो टू पास द इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू दैट मीडियम, ठीक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप यहाँ से मालूम करें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये फैक्टर वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, इसका मतलब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इन दोनों फोर्सेस की रेशो है। फोर्स व्हेन द फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेस एंड द फोर्स व्हेन द मीडियम इज एक्सर्ट बिटवीन द चार्जेस, ठीक हो गया। और एक और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या आएगा, एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या आएगा, दैट इज़ द एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम के लिए है, ये जो है ये फ्री स्पेस के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर इज़ द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अगर फोर्स की फॉर्म इसको डिफाइन करना चाहें तो ये बनता है रेशो ऑफ द फोर्स वैक्यूम ओवर फोर्स ऑफ व्हेन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और ये रिलेटिव परमिटिविटी ये एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.0006 होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने फिर ये जो कंक्लूजन है वो ये निकाला है कि जो ही हम दो चार्जेस के दरमियान को मीडियम एक्सर्ट करेंगे तो जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।